मैंने कई बार ये बात की आप लोगों से कि रिश्तों में बड़े पेच होते हैं, बड़े पेचो-खम होते हैं और ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो जुर्म से अछूता रहा हो। और कई बार कई अजीब-अजीब चीज़ों के लिए भी क्राइम हो जाता है, मतलब जिसके बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते और लगता है कि ऐसा भी हो सकता है। जैसे 10-10 रुपए के लिए कत्ल हो गया है। कई बार ऐसा होता है कि कई और रास्ते थे, कत्ल ना करो, तुम कुछ और कर लो तो भी बात बन सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाइफ में होती हैं। अब ये जो आज की कहानी है, इसमें कायदे से एक शख्स एक अपने दोस्त से पिस्टल लेता है और कहता है कि मुझे पिस्टल चाहिए, एक शादी में जाना और उस शादी में मुझे हवाई फायर करनी है। दोस्त उसको पिस्टल दे देता है, वो पिस्टल लेके जाता है, लेकिन उसको शादी से पहले कहीं और जाना था कुछ हिसाब करने, और वो वहाँ पहुँचता है, वहाँ एक शख्स को गोली मारता है, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो आराम से गाड़ी से निकलता है, फिर उस शादी की जगह पे जाता है जहाँ से उसने अपने दोस्त से पिस्टल मांगी थी कि मुझे हवाई फायर करनी शादी में, और वो वाकई फिर शादी में जाता है और वहाँ उसी पिस्टल से हवाई फायर करता है, फिर अपने घर चला जाता है। लेकिन इस बीच में वो एक कत्ल कर चुका था। ये है इस कहानी का एक पार्ट। दूसरा जो मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ों के लिए क्राइम जो हो जाता है वो पता नहीं क्यों ऐसा होता है। दूसरा इसका पार्ट ये है कि इसी कहानी का कि एक गर्लफ्रेंड जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, उसके बावजूद भी वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती रहती है, और फिर उस गर्लफ्रेंड के बाहर वो न चली जाए अपने पति के साथ तो फिर मिलना जुलना बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसको सोच के कत्ल करना ज़रूरी था और बस इसी सोच की वजह से वो कत्ल कर देता है। तो ये सारी चीज़ें इसी कहानी से जुड़ी हुई। कहानी है पंजाब के मोहाली की, साल 2005, दिसंबर का महीना, 5 दिसंबर की बात। 6 दिसंबर की सुबह 2005 में मोहाली और पंजाब के अलग अलग जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं उनमें एक बड़ी बड़ी खबर छपती है। खबर ये थी कि जो मोहाली शहर के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर पंजाब के इंद्रजीत सिंह, उनके छोटे बेटे सुखविंदर सिंह की गोली मारकर हत्या। अब चूँकि चीफ रिटायर्ड इंजीनियर जो उनके बेटे और उसकी खुलेआम हत्या, खबर बड़ी थी, सनसनीखेज थी। इसके अलावा इसमें और भी इसलिए मामला था कि जो इनका बेटा था सुखविंदर, जिसके हाल में शादी हुई थी और जो एक दुनिया की जानी मानी सॉफ्टवेयर कंपनी जो है क्वार्क, उसमें एक बड़े पोस्ट पे काम करता था। तो टैलेंटेड, पढ़ा लिखा, एक बड़ी कंपनी में एक बड़े पोस्ट पर काम करने वाला। और इसके जो दूसरा जो बड़े भाई थे गुरविंदर सिंह, वो ऑलरेडी फॉरेन में सेटल वहाँ अपनी नौकरी कर रहे हैं। तो एक अच्छा परिवार, चीफ इंजीनियर, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर का परिवार, और उनके बेटे की मौत, खबर बड़ी थी। हर एक कोई जानना चाहता था ऐसा क्यों हुआ। तो कहानी जो थी 6 दिसंबर के अखबार से पहले 5 दिसंबर की रात की, वो ये थी कि गुरिंदर सिंह जो फॉरेन में काम करता है, वो अपने घर आया हुआ था छुट्टियों पे और मोहाली में ही था। रात को पूरी फैमिली एक साथ खाना खाती है। खाना खाने के बाद सुखविंदर सिंह की जो वाइफ है, वो खाना खाने के बाद अपने घर के बाहर कहती है कि थोड़ा वॉक करके आते हैं, टहलने के लिए चलते हैं। जो सुखविंदर सिंह की वाइफ है उसका नाम है नेकी। नेकी एक उर्दू शब्द भी है जिसमें पुण्य भी कहते हैं, भलाई का काम। तो नेकी नलवा ये नाम है सुखविंदर सिंह की वाइफ की। तो खाना खाने के बाद वो अपने पति सुखविंदर से कहती है थोड़ा घर के बाहर वॉक करते हैं। सुखविंदर सिंह बाहर निकलता है। तो इसी दौरान में घर के बाहर ही सुखविंदर के बड़े भाई गुरविंदर सिंह वो भी खड़े हुए थे। फिर ये तीनों ही मिलकर वॉक करने के लिए निकल पड़ते हैं। घर के सामने सड़क किनारे पार्क और ये था, वहाँ पे ये वॉक कर रहे थे। थोड़ी देर तक वॉक करने के बाद बड़ा भाई सुखविंदर का गुरविंदर सिंह, वो दोनों पति पत्नी को अकेला छोड़ देता और कहता चलो मैं घर आ रहा हूँ, तुम लोग पीछे से आओ। तो वो पलट के जाता है। उसके ठीक 1-2 मिनट के बाद अचानक एक फायर की आवाज़ सुनाई देती है, गोली चलने की। और सड़क पे उस वक्त चूँकि बहुत ज़्यादा रोशनी भी नहीं थी, स्ट्रीट लाइट जल रही थी तब। और जैसी गोली की आवाज़ सुनाई देती है, उसके बाद सुखविंदर वहीं पे अचानक नीचे गिर पड़ता है। और गोली की आवाज़ सुनकर इधर नेकी चिल्लाती है, उधर बड़े भाई गुरविंदर को भी आवाज़ आती है, और नेकी की चीख सुनकर और गोली की आवाज़ सुनकर वो वापस पलट के आता है। फ़ौरन देखता है कि सुखविंदर ज़मीन पे गिरा हुआ और उसके गर्दन से खून निकल रहा है और
तब तक नेकी ज़ोर से चिल्लाती है। उसी वक्त एक बाइक गुजर रहा था, उस बाइक पे 2 लड़के बैठे हुए थे और नेकी चिल्लाती है, उस बाइक की तरफ इशारा करती है कि इन दोनों ने कुछ किया है और ये देखो मार के भाग रहे हैं। तो बड़ा भाई उस बाइक के पीछे भागता है, लेकिन रात का वक्त था, बाइक तेज़ी से निकल जाती है, अंधेरे में नंबर भी नहीं देख पाता, वापस आता है। फिर ये लोग फ़ौरन उठाकर सुखविंदर को हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और सुखविंदर की मौत हो जाती है। अब यहाँ तक कहानी थी पूरी। मतलब पत्नी के साथ, भाई के साथ पति टहलने के लिए निकला है, सब कुछ ठीक है, अगले 10 मिनट के अंदर अंदर भाई जैसे अलग होता है, कोई गुमनाम शख्स आता है और एकदम बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज करीब से आकर गर्दन में गोली मारता है और भाग जाता है। सुबह होती है, उसके बाद पुलिस की जांच शुरू होती है। अखबार में खबर थी, फैमिली बड़ी थी, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर की, लड़का एक सॉफ्टवेयर कंपनी में ऊंचे पोस्ट पर। तो ये सारा प्रोफाइल मिलाकर हाई प्रोफाइल केस हो जाता है। पुलिस में भी इसको ढंग से इन्वेस्टिगेट करने की एक ऊपर से ऑर्डर होता है, क्योंकि आमतौर पे केस टू केस भी डिपेंड करता है। कई बार जब पता चलता है मीडिया में इसको ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है या फिर कोई बड़ा ऐसा केस है, तो पुलिस भी थोड़ी उसको सीरियसली लेती है और बेचारे बहुत सारे आम लोगों के केस को यूँ ही नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये एक कड़वी हकीकत है। तो खैर पुलिस के ज़हीन दिमाग अफसर इस पूरे केस की तफ्तीश में लगते हैं। अब पूरे मौके को स्पॉट पे जहाँ पे मौका वारदात था वहाँ की तमाम छानबीन करते हैं, कुछ नहीं मिलता। इधर फैमिली सदमे में, फैमिली चूँकि एक जवान लड़के की मौत हुई थी और कुछ पता नहीं था क्या है, तो पुलिस को मौका भी नहीं मिल रहा था। घर में माँ बाप, भाई, बीवी, सबके रो रो कर बुरा हाल, और तो पूछताछ किससे करें। तो पुलिस बाकी सारी चीज़ें करते हुए पहले कोशिश करती है कि सुखविंदर की जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको देखें, क्या करें, क्योंकि फैमिली से बहुत ज़्यादा बातचीत तो हुई नहीं। तो जिस स्क्वार कंपनी में सुखविंदर काम करता था वहाँ पे पुलिस ने कांटेक्ट किया, सुखविंदर के बारे में जानकारी ली कि कोई ऑफिशियल कोई लड़ाई या रंजिश। तो जब ये सारी पूछताछ हुई तो पुलिस को अचानक एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। पता चला कि कुछ महीने पहले ही जिस स्क्वार कंपनी में एक ऊंचे पोस्ट पर सुखविंदर काम करता था, उस कंपनी ने उसको सस्पेंड कर दिया था और उसके ऊपर घोटाले का इल्ज़ाम लगाया था, कुछ फाइनेंशियल हेर फेर का। और उसी की वजह से, और उसमें यह था कि लाखों रुपए का जो है वो उसने इधर उधर कर दिए हैं कंपनी के फंड को। तो इस मामले में एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई गई और तब तक के लिए सुखविंदर को सस्पेंड कर दिया गया था। अब जब पुलिस को ये चीज़ पता चली तो ये इस केस में एक नया मोड़ था। पुलिस को यही लगा कि इस पूरे कत्ल का मामला कहीं ना कहीं इसी करप्शन से और इसके सस्पेंशन से जुड़ा हुआ है सुखविंदर के। तो पुलिस ने अब ऑफिस के लोगों के ऊपर नज़र रखनी शुरू की, शॉर्टलिस्ट की। और पुलिस का बड़ा सिंपल सा थ्योरी ये था कि हो सकता है कि इसमें वो लोग शामिल हों जो कंपनी में सुखविंदर के साथ काम करते हों। नंबर 2, ये काम उनका भी हो सकता है जो घपला हुआ था उसमें सुखविंदर के साथी हों और उनका नाम ना भी सामने आ जाए, तो इस डर से उन्होंने सुखविंदर को रास्ते से हटा दिया। ये भी था कि ऑफिस में कोई ऐसा इतना बड़ा घपला किया है तो किसी ने दुश्मनी में सुखविंदर को गुस्से में रास्ते से हटा दिया हो। तो इन सारी चीज़ों के लेके पुलिस छानबीन कर रही थी, लेकिन इस छानबीन से पुलिस के हाथ कुछ खास सुराग नहीं लगा। इधर फैमिली की हालत ख़राब थी, पूछताछ उतने ढंग से हो नहीं पा रही थी। ऑफिस में जितने लोगों से पुलिस ने पूछताछ की, कोई एक क्लू या कोई एक ऐसी लकीर नहीं मिल रही थी जिस पर चल के केस को आगे बढ़ाया जा सके। इसके बाद फिर पुलिस ने एक बार और तय किया कि मौका वारदात पर जाकर जहाँ पे गोली मारी गई थी उसकी फिर से छानबीन की जाए। ये अपने आप बहुत होता है कि पुलिस कई बार स्पॉट की तलाशी लेती, पहली बार में कुछ नहीं मिलता, दूसरी बार में मिल जाता। ये कई बार हुआ। मतलब मेरे अपने जानकारी में आरुषि मर्डर केस में हुआ था, जब दूसरी बार गई तब बॉडी मिली। सलमान खान के हिरन केस में हुआ था कि पहली बार में कुछ नहीं मिला, दूसरी बार में पुलिस को वो खोखे और कारतूस मिल गए थे। तो पहली बार में पता नहीं क्यों इतनी सीरियसली लोग, जब पुलिस की टीम कई बार मार खा जाती है कि वो सही से उस जगहों की तलाशी नहीं लेती। तो खैर पुलिस दूसरी बार उस पूरे मौका वारदात की तलाशी लेने का फैसला करती, देखती कि शायद वहाँ से कोई क्लू मिले। वहाँ पहुँचती है, छानबीन होती है, पुलिस का लक साथ देता है और उस जगह से पुलिस को एक ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है पड़ा हुआ सड़क किनारे। थोड़ी सी झाड़ी टाइप की भी थी, इसलिए किसी की नज़र नहीं पड़ी। तब पुलिस के हाथ ड्राइविंग लाइसेंस लेगा तो अब, लेकिन यहाँ पे ये था कि ड्राइविंग लाइसेंस क्या कातिल का है या कोई राहगीर यहाँ से गुजर रहा हो उसका है। मतलब पता करना बड़ा मुश्किल है कि इस केस से उसका क्या रिश्ता होगा। खैर ड्राइविंग लाइसेंस जो पुलिस को मिलता है, उस ड्राइविंग लाइसेंस को खंगालने के बाद पता चलता है
कि ड्राइविंग लाइसेंस अमृतसर के रहने वाले एक लड़के हकीकत सिंह उर्फ ब्रांडी, जो अमृतसर का रहने वाला हकीकत सिंह उर्फ ब्रांडी का है। और इसके बारे में थोड़े बहुत क्राइम के केसेस भी अमृतसर में दर्ज थे। तो पुलिस को ये ड्राइविंग लाइसेंस मिला, हकीकत सिंह नाम पता चला, अमृतसर का रहने वाला ये मालूम हुआ। लेकिन क्या सुखविंदर के कत्ल से उसका कोई रिश्ता है, इसको इस्टेब्लिश करने के लिए पुलिस को सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस नहीं और भी सबूतों की ज़रूरत थी। तो पुलिस ने अपनी तफ्तीश अमृतसर तक आगे रखी, लेकिन वहाँ भी इससे ज़्यादा और कोई जानकारी मिली नहीं। और इस दौरान में जब सुखविंदर सिंह से पूछताछ की गई तो उसने कहा कि उसके ड्राइविंग लाइसेंस चोरी हो गया था, जो आमतौर पर ऐसे केसेस में लोग बोलते हैं, और शायद चोर ने कहीं फेंक दिया हो। तो पुलिस भी उस वक्त उसके मौका वारदात पे उसकी मौजूदगी को लेकर बाकी चीज़ें अभी जोड़ नहीं पाई थी, और मामला यूं ही उलझा हुआ था। ड्राइविंग लाइसेंस हाथ आने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे। अब जब हर तरफ से ऑफिस से भी नाकामी मिली, ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर भी नाम पता पूछने के बाद भी कत्ल के साथ रिश्ता नहीं जुड़ रहा है, इधर धीरे धीरे वक्त बीता, परिवार थोड़ा नॉर्मल हुआ, लेकिन इतना भी नॉर्मल नहीं हुआ कि पुलिस हिम्मत जुटा पाए कि उन लोगों से बात करने की। माँ बाप की हालत अजीब, भाई की हालत अजीब, पत्नी नेकी की हालत अजीब, तो कई बार रोते रोते बेहोश हो जाए क्या। लेकिन इस दौरान पुलिस ने एक काम किया, उसने इन सारे घर वालों के मोबाइल नंबर को उठाकर उनके रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। अभी पूछताछ ढंग से हुई नहीं, लेकिन मोबाइल नंबर के सहारे की चलो इससे ही कुछ तफ्तीश आगे बढ़ाते हैं। तो जब मोबाइल नंबर उठाकर हर एक के खंगालने शुरू किए तो अचानक एक चीज़ पर नज़र पुलिस को पड़ी और पुलिस हैरान हो गई। जिस घर में जिसके पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई हो, जिसका रो रो कर बुरा हाल हो, जो रोते रोते बेहोश हो जाए फिर होश में आए, बात करने लायक नहीं हो, पूछताछ करने लायक नहीं हो, तो क्या वो शख्स, क्या वो महिला अपने पति की मौत के अगले 72 घंटे के अंदर और मौत से करीब कुछ घंटे पहले तक, मौत से आप मान के चलिए 5-6 घंटे पहले तक और मौत के 72 घंटे बाद तक, मतलब 3 दिनों तक, क्या उस मानसिक हालत में, उस मेंटल स्टेटस में होगी कि वो किसी से 726 बार 726 टाइम मोबाइल पे बात करे। ये बड़ी अजीब सी एक चीज़ थी, इसलिए कि ऐसे सिचुएशन में आमतौर पर आदमी सदमे में होता है, गम में, मातम में होता है। घर पे मातम और वो जो लोग होते हैं वो शोक जताने के लिए आते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद वो 3 दिनों में और एक ही नंबर से, बाकी जो अलग हैं वो तो कोई कॉल है ही नहीं ज़्यादा, एक ऐसा नंबर था जिस पे 726 बार सुखविंदर की मौत से 5 घंटे पहले और सुखविंदर की मौत के 72 घंटे बाद तक 726 टाइम्स बातचीत की गई। ये एक कॉल डिटेल के रिकॉर्ड ने पुलिस के कान खड़े कर दिए। और ये वही चीज़ आई कि क्या ऐसे सिचुएशन में, ऐसी मानसिक हालत में कोई इतनी बार बात करेगा, तो अगर करता है तो फिर ये कुछ गड़बड़ है। अब पुलिस ने उस एक नंबर पे जिस पे 726 बार बात हुई थी, उस नंबर को ट्रेस किया, और उस नंबर की जब सच्चाई सामने आई तो फिर पुलिस की एक तरह से सारा केस इजी हो गया। पता चला ये नंबर उसी हकीकत सिंह उर्फ ब्रांडी का है जिसका ड्राइविंग लाइसेंस मौका वारदात से मिला था। अब फ़ोन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस का वहाँ पाया जाना, दोनों चीज़ें गवाही दे रही थी। इसके बाद भी पुलिस ने एक खामोशी अख्तियार की। उसने ना सुखविंदर की पत्नी से, ना बाकी किसी लोगों से बताया कि ये सारी चीज़ें जानकारी है, लेकिन इस दौरान में पुलिस ने अपनी तफ्तीश आगे रखी और उसके बाद घर वालों और रिश्तेदारों के ज़रिए सुखविंदर और उसकी मैरिज लाइफ के बारे में टटोलना शुरू किया। फिर धीरे धीरे कहानी सामने आई। कहानी ये आई कि सुखविंदर और नेकी की जो शादी हुई थी वो शादी इनकी सक्सेसफुल नहीं थी, और उसकी वजह ये थी कि जब अमृतसर में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में नेकी पढ़ रही थी तभी उसकी वहाँ मुलाकात हकीकत सिंह उर्फ ब्रांडी से हुई। दोनों में प्यार हुआ, इश्क हुआ, लेकिन घर वालों ने शादी नहीं की। शादी उसकी सुखविंदर से कर दी गई जो एक रिटायर्ड चीफ इंजीनियर का बेटा था। बट शादी के बाद भी नेकी और हकीकत सिंह ने बातचीत करना बंद नहीं किया, मिलना जुलना बंद नहीं किया। धीरे धीरे बाद में ये चीज़ें ऐसी आई कि घर वालों को भी इनके रिश्ते के बारे में पता चला। घर वालों ने समझाने की कोशिश की, सुखविंदर को पता चला, सुखविंदर के रिश्ते ख़राब हुए, लेकिन सुखविंदर ने भी समझाने की कोशिश की। लेकिन प्यार का भूत ऐसा सवार था कि
न नेकी मानी न उधर हकीकत सिंह, लेकिन फिर भी सब कुछ चलता रहा। एक तरह से फैमिली ने समझौता भी कर लिया और घर चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक। अब ये था कि ये चाहती तो नेकी तलाक ले लेती, हकीकत के पास चले जाती, फिर उसने ऐसा क्यों किया। तो ये सारी चीज़ें जब थी, पूछताछ हुई, उसके बाद एक पूछताछ के बाद पुलिस ने एक दिन सीधे नेकी नलवल को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद पुलिस कस्टडी में उससे पूछताछ की। ज़रा सी कोशिश के बाद नेकी जो है वो खुल गई और उसने सारी कहानी पुलिस के सामने रख दी और उसकी उस कहानी के बाद हकीकत सिंह उर्फ ब्रांडी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो सवाल सीधा पुलिस का यही था कि अगर तुम दोनों में प्यार था, तुम दोनों में, एक तो शादी नहीं की, वहाँ हो गई, अगर हो गई शादी तो फिर अलग हो जाते, लेकिन अगर शादी हो गई उसके बावजूद भी तुम मिलजुल रहे थे तो मर्डर करने की क्या ज़रूरत थी। डिवोर्स लेके फिर तुम एक हो सकते थे। तो जो नेकी ने कहानी सुनाई वो दूसरी थी। उसकी कहानी के हिसाब से जब सुखविंदर ने अपना जॉब शुरू किया और उस कंपनी में उसके ऊपर फ्रॉड के इल्ज़ाम लगे और उसको सस्पेंड किया गया, तो उसके बाद सुखविंदर ने फैसला किया था कि एक बार वो इस केस से उबर जाएगा, क्लीन चिट मिल जाएगी, फिर वो ये कंपनी छोड़ेगा और परमानेंटली दुबई में शिफ्ट हो जाएगा। और दुबई में उसने कुछ कंपनी से बात कर रखी थी और वो वहीं नौकरी करेगा और वहीं रहेगा और अपनी पत्नी को वहीं ले जाएगा, मतलब नेकी को। ये बात जैसे ही नेकी को पता चली, नेकी परेशान हो गई, इसलिए कि दुबई जाने का मतलब था फिर हकीकत सिंह से दूरी। यहाँ तो अमृतसर और मोहाली में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो अमृतसर में घर था, वो हमेशा अपने मायके जाती थी, मिल लेती थी। हकीकत मोहाली आ जाता था, मिल लेते थे। लेकिन दुबई अमृतसर और मोहाली जैसे नज़दीकी नहीं थी, दूर थी और एक दूसरा देश था, तो वहाँ इतनी आसानी से, इतनी फ्रिक्वेंटली आप मिल नहीं सकते थे। तो जैसे ही सुखविंदर का ये प्लान पता चला दुबई में जाकर सेटल होने का, नेकी परेशान हो गए और उसके बाद उसने हकीकत सिंह से मिलकर ये फैसला किया कि ऐसा नहीं होगा, विदेश नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। तो फिर हल क्या है? तो हल ये था कि इसको रास्ते से हटा दो। डिवोर्स देना हल इसलिए नहीं था कि उसे मालूम था उसके बाद जायदाद में उसे हिस्सा नहीं मिलेगा और इसलिए वो डिवोर्स लेना नहीं चाहती थी। हकीकत सिंह की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी थी नहीं कि वो डिवोर्स लेकर उसको उस तरीके से रख सके। तो वो प्रॉपर्टी भी चाहती थी, हकीकत को भी चाहती थी और अपने पति से छुटकारा भी चाहती थी। इन तीनों चीज़ों ने मिलाकर उसको इस प्लान के लिए बनाने पे मजबूर किया कि वो अपने ही पति को अपने रास्ते से हटा दे। इसके बाद उसने हकीकत सिंह को ये सारी चीज़ें समझाई। हकीकत तैयार हुआ। 5 दिसंबर की रात जब ये घर से अपने टहलने के लिए निकली थी नेकी, तो 5 दिसंबर 2005 की रात, तो हकीकत को मालूम था और उस दिन ये फोर्स करके सुखविंदर को अपने साथ वॉक पे ले गई थी जानबूझकर, क्योंकि प्लान ये था वॉक पे आएंगे और अंधेरा होगा, वहाँ पे फिर गोली मारी जाएगी। लेकिन गलती से उसमें एक चीज़ हो गई थी कि सुखविंदर का भाई गुरविंदर जो है वो उनके साथ हो गया। तो जब तक गुरविंदर साथ रहा, वो हकीकत वहीं पे घूमता रहा। वो एक कार में था, लेकिन उसने गोली नहीं चलाई क्योंकि उसे खतरा लगा कि भाई के सामने पकड़े जाने का। जैसे ही गुरविंदर उन दोनों को छोड़ के पति पत्नी को अकेले जाता है, तभी ये फटाक से गाड़ी से उतरता है। बिल्कुल चूँकि मालूम था कि नेकी उसके साथ मिली हुई है और इससे पहले कि सुखविंदर को समझ पाता, वो बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से, मतलब जाकर गले में एकदम बंदूक लगभग सटाकर फायर करता है और गाड़ी में बैठ के भाग जाता है। इस दौरान में जैसे ही फायर की आवाज़ आती है, नेकी चीखती है और भाई भाग के आता है। जब भाई भाग के आता है तो उसका ध्यान भटकाने के लिए अचानक उसी वक्त एक मोटरसाइकिल गुजर रही थी वहाँ से। वो थोड़ी दूर गुजर गई, तब ये अचानक चीखते चीखते कहती है कि वो उसने कुछ किया। तो वो मोटरसाइकिल सवार की तरफ इशारा करती है, जबकि असल में कार में सवार होकर हकीकत सिंह वहाँ से भागा था। तो ये सारा अपने आशिक से दूरी ना हो, दूर ना जाना पड़े, मिलने का सिलसिला बंद ना हो, सिर्फ उसके लिए एक बीवी ने अपने एक आशिक के साथ मिलकर अपने ही पति का खून करवा दिया। दोनों पकड़े गए, दोनों के ऊपर मुकदमा चल रहा है और लेकिन एक फैमिली ने अपना एक जवान बेटा खो दिया। तो मैं फिर शुरू में वही आता हूँ कि मालूम नहीं ऐसा क्यों होता है। ऐसे सारे रिश्ते जो है वो जिनके साथ जुर्म जुड़े हुए होते हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पे फिर वही है कि अगर इतना ही प्यार था तो फिर डिवोर्स लेके भी कर सकते थे। प्रॉपर्टी का फिर क्या लालच, जो तुम्हारा इतना, जो तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जो तुम्हारा दुबई जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो तुमको रख सकता था। लेकिन इसका मतलब है कि यहाँ सिर्फ पैसे नहीं, यहाँ लालच भी था और भी चीज़ें थी। तो इन्हीं चीज़ों में फंस के इंसान जुर्म के रास्ते पे भटकता है और चल पड़ता है, लेकिन उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। ना उसे दौलत मिली, न पति रहा और ना ही आशिक के साथ वो आज़ाद ज़िंदगी जी पाई, सलाखों के पीछे पहुँच गई। तो ये थी पूरी कहानी। मतलब मुझे भी बड़ा रोमांचित करती है और लगता है कि ये सारी चीज़ें कैसे हो गई और कैसे हुई। दुनिया में कई बार
क्राइम के ऐसे केसेस खुलते हैं जिसके बारे में हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, और ये कहानी वैसी ही है। और मेरा दावा है कि आप जब इसको सुनेंगे तो आप भी चौंकेंगे। बात 1935 की, 1935 सिडनी शहर की। सिडनी बहुत ही खूबसूरत शहर है, इत्तेफाक से मुझे जाने का वहाँ मौका मिला है, और जिस जगह की ये कहानी है वहाँ पे मैं लगातार 2-3 दिन तक गया था, जो सिडनी हार्बर ब्रिज है। तो 1935 सिडनी में 2 भाई रहा करते थे, 2 भाई नहीं बल्कि एक बाप और बेटे, हॉब्सन और उनका बेटा था रॉन। इन दोनों की वहीं पे सिडनी में ही एक कूगी एक्वेरियम के नाम से और साथ में स्विमिंग बाथ रेस्टोरेंट, ये उसका बिजनेस करते थे। बीच के किनारे लोग आते थे, एक्वेरियम में मछलियाँ और ये सारी चीज़ें देखते थे। स्विमिंग बाथ था, साथ में इनका एक 1400 सीटों का थिएटर था, और धंधा बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन 1935 में अचानक कुछ वहाँ पे ऐसी चीज़ें हुई कि इनका धंधा थोड़ा मंदा हो गया, लोग बीच पे आने कम हो गए, तो उससे बड़ा बिजनेस में लॉस हो रहा था, और इसको लेके हॉब्सन बड़ा परेशान थे। इस दौरान में दूसरी तरफ उसी अप्रैल के महीने में 8 अप्रैल 1935 को सिडनी का एक करीब 40 साल का एक शख्स गायब हो जाता है। उसकी बीवी मिसिंग की रिपोर्ट लिखा देती है, पुलिस ढूंढती रहती है, वो मिलता नहीं है। इधर कूगी एक्वेरियम में काम नहीं हो रहा है, लोग कम आ रहे हैं। तभी एक दिन समंदर में, चूँकि ये बीच के किनारे था, हॉब्सन का बेटा जो है रॉन, वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, और इत्तेफाक से उसको एक शार्क मछली मिलती है। वो टाइगर शार्क थी, करीब 12 फुट लंबी। टाइगर शार्क इनके कब्जे में आती है। रॉन टाइगर शार्क को अपने साथियों की मदद से शिकंजे में लेता है, और उसके बाद उसको लेके वो अपने बीच पे पहुंचता है। टाइगर शार्क को देखकर हॉब्सन, उसके पिता जो हैं, वो भी बड़े खुश होते हैं, और फिर ये कहते हैं कि चूँकि लोग आ नहीं रहे, टूरिस्ट आ नहीं रहा कोई एक्वेरियम में, और ये अचानक टाइगर शार्क 12 फुट लंबा, इसको देखने शायद आए, तो उन्होंने तय किया कि इसको एक्वेरियम में रखेंगे, और ये रखा गया। इसके बाद उसी दौरान में एक दिन होता यह है कि जब इसको लाकर रखते हैं तो इस शार्क के बारे में खबर फैलती है, लोग वहाँ आना शुरू होते हैं, देखते हैं, धंधा फिर से वापस चल पड़ता है, और इस दौरान में लोगों की भीड़ बढ़ती जाती है। 25 अप्रैल 1935 ये तारीख आती है। कुछ दिन हो गए थे उस शार्क को। उस दिन वहाँ छुट्टी थी ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में स्पेशली, क्योंकि एंजैक डे था और ये नेशनल हॉलीडे होता है वहाँ पे। तो एंजैक डे पे लोगों की ज़्यादा भीड़, सुबह से ही फैमिली तमाम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, और हॉब्सन और रॉन दोनों बड़े खुश। शार्क की वजह से उनकी जो पूरी वो थी, एक बिजनेस था उनका, वो चलने लगा ठीक ठाक। लोग शार्क को देख रहे हैं, लेकिन शार्क यहाँ एक्वेरियम में आने के बाद थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया था, और वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। शाम के करीब 4:30 बजे थे। 4:30 जब बजे शार्क थोड़ा चिड़चिड़ा और वायलेंट भी हो रहा था। वो अचानक पानी के नीचे जाता, और इत्तेफाक से उस वक्त वहाँ सिडनी हेराल्ड का एक रिपोर्टर तो था, वो भी इस शार्क की न्यूज़ को कवर करने के लिए पहुंचा हुआ था। तो ये सारे लोग थे और भीड़ भी थी। अचानक शार्क का बर्ताव, टाइगर शार्क का बर्ताव चेंज होता है, और वो उल्टी करना शुरू कर देता है, वोमिट करता है। तो पहली बार वोमिट करता है तो एक चूहा निकलता है उसके मुंह से। दूसरी बार जब वोमिट करता है तो एक बर्ड निकलती है, कोई चिड़िया, और धीरे धीरे वो पानी के ऊपर, सतह के ऊपर आना शुरू होता है, और लोग देख रहे हैं। तीसरी बार जब वो वोमिट करता है तो सारे लोग चीख पड़ते हैं। उसके मुंह से एक हाथ बाहर निकला था, एक पूरा आम इंसान का, एक लेफ्ट हैंड था वो। अब जैसे ही देखा तो सारे लोग घबरा गए। हॉब्सन और रॉन भी वहाँ पे आए। लोग जब चीखने लगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस वहाँ पहुँचती है और उस हाथ को किसी तरीके से बाहर निकालती है। अभी तक कुछ भी नहीं ये था कि शार्क है, शार्क ने हो सकता खाया हो, हाथ उसके पेट में रह गया हो, वही उल्टी करते हुए उसने निकाल दिया हो। पुलिस अपने कब्जे में हाथ लेती है, वहाँ के डिटेक्टिव और ये सारी चीज़ें, उसके बाद उसको भेज दिया था फॉरेंसिक जांच के लिए। उस हाथ की खास पहचान ये थी कि उस हाथ पे एक टैटू बना हुआ था, और उस टैटू में 2 बॉक्सर बने हुए थे। जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट उस बाजू की, उस हाथ की जांच करते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उनका कहना था कि इस हाथ को शार्क ने नहीं खाया, बल्कि इसको बहुत ही नीट और क्लीन तरीके से काटा गया है किसी शार्प चीज़ से।
अब वो खाने का कहीं पे भी ना शार्क के दांत के निशान ना कुछ, और वो कट मार्क थे, और वो ये था कि किसी इंसान का ही काम है। अब सवाल ये था कि ये शार्क के पेट में एक हाथ कैसे, और उस हाथ पे कोई दांत का निशान नहीं, कोई खाने का निशान नहीं, और ये बता रहा है कि यह हाथ कटा हुआ था। जैसे ही ये चीज़ फॉरेंसिक लेवल पे सामने आती है तो पता चलता है कि उस शार्क ने एक हाथ नहीं बल्कि एक मर्डर मिस्ट्री को उगला था। एक कत्ल का राज था जो उस शार्क ने उल्टी करके बाहर फेंका था। इसके बाद पहली बार खुद जो पुलिस थी वहाँ की डिटेक्टिव, वो एक लोकल न्यूज़पेपर की मदद लेती है और कहती है कि आप इस हाथ की तस्वीर छापें, इस टैटू की तस्वीर छापें, क्योंकि अब ये क्लियर था कि ये कत्ल का मामला है। अखबार में वो फ़ोटो छपता है। फ़ोटो छपने के बाद पुलिस वेट करती है। तभी एक शख्स उस अखबार में तस्वीर देखकर 2 दिन के बाद वहाँ की पुलिस को कांटेक्ट करता है। उस शख्स का नाम था एडविन स्मिथ। वो बताता है कि ये जो हाथ में टैटू बना हुआ है, मेरे भाई के हाथ पे भी ऐसे ही टैटू था, और वो 8 अप्रैल से गायब है। और ये बात 25 अप्रैल की थी, करीब 3 हफ्ते हो गए थे। तो अब जैसे ही पुलिस के पास वो पहुंचता और बताता है तो फिर पुलिस चेक करती है तो पता चलता है कि जो एडविन आया था उसके भाई का नाम है जेम्स स्मिथ, बल्कि जेम्स स्मिथ, और वो 8 अप्रैल से गायब था। उसकी वाइफ ने मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई थी लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला था। तो अब ये चीज़ तय हो गया। उसकी बीवी ने भी फिर पहचाना उस हाथ को और कहा कि हाँ, ये टैटू बनाया था वो उसकी चश्मदीद थी कि हाथ जेम्स का ही है और जेम्स गायब है। अब सवाल ये था कि जेम्स का एक हाथ शार्क के पेट में कैसे, शार्क ने उसको उगला, शार्क ने खाया नहीं, तो किसने कैसे कत्ल किया, कत्ल करने के बाद बॉडी का बाकी क्या हुआ, एक हाथी उसके पेट से क्यों निकला, ये सारे सवाल थे। इसके बाद जो सिडनी पुलिस थी और वहाँ की डिटेक्टिव जो एजेंसी, उन्होंने इसकी छानबीन शुरू की। जब छानबीन शुरू की तो पता चला कि जेम्स को आखिरी बार सिडनी में जिस शख्स के साथ देखा गया था उसका नाम था पैट्रिक ब्रैडी। पैट्रिक ब्रैडी एक जालसाज था, नकली पेपर और ये सारी चीज़ें तैयार करता था। एक सर्विसमैन भी था, नौकरी छोड़ चुका था और जेल भी जा चुका था। इन फोटो और तमाम चीज़ों को देखने के बाद एक टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि उसने इस शख्स को आखिरी बार देखा था, पैट्रिक ब्रैडी को, उसकी कार में बैठा था और वो बड़ा घबराया हुआ था, नर्वस था, और उसके दोनों हाथ उसके कपड़े के अंदर थे, कोट पहने हुआ था बड़ा सा, और उसने पूरे रास्ते एक हाथ बाहर ही नहीं निकाला था और नर्वस था। और फिर उसने बताया कि उसने उसको जिस जगह पे छोड़ा, जिस घर के सामने, उस घर के मालिक थे रेगिनल्ड होम्स। रेगिनल्ड होम्स सिडनी के एक बड़े बिजनेसमैन, बड़ा कारोबार, बोट का ख़ास तौर पर, जो सिडनी हार्बर और यहाँ वो बोट बनाते भी और बोट बेचते भी और बोट पे धंधा भी। लेकिन साथ में होम्स का एक दूसरा कारोबार भी था और वो था ड्रग्स का, अफीम और ये सारी चीज़ें वो बोट के ज़रिए सप्लाई किया करता। और कहीं ना कहीं से ये था कि पैट्रिक जो था ब्रैडी, वो और जेम्स स्मिथ, ये दोनों भी होम्स के लिए काम करते थे। अब इतनी खबर पुलिस के पास आई, पुलिस ने पैट्रिक ब्रैडी को उठाया और उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की, लेकिन पैट्रिक ब्रैडी ने पुलिस से कोई उनकी मदद नहीं की और वो बार बार कहता रहा कि मेरा इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। इस दौरान में पुलिस ने जब पैट्रिक ब्रैडी के बारे में पूरी छानबीन की तो पता चला कि सिडनी में ही इसने एक कॉटेज ले रखा था किराए पे और उस कॉटेज में आता जाता था। और छानबीन की तो पता चला कि आखिरी बार 8 अप्रैल को जेम्स स्मिथ अपनी बीवी से ये कह के निकला था कि वो एक दोस्त के साथ जा रहा है और थोड़ी लेट आएगा। छानबीन हुई तो पता चला कि उस रात जेम्स स्मिथ पैट्रिक ब्रैडी के ही साथ था और एक होटल में था। दोनों ने शराब पी, ताश खेला, जुआ खेला और उसके बाद उस होटल से निकले और वो उस कॉटेज में पहुंचे जो कॉटेज पैट्रिक ब्रैडी ने किराए पे ले रखा था। अब ये सारी चीज़ों के विटनेस मिले पुलिस को, होटल में भी मिला, फिर कॉटेज में भी मिला। उस कॉटेज की ओनर एक लेडी थी, उससे जब पूछताछ की गई तो पता चला कि जिस दिन से स्मिथ गायब हुआ उसके अगले ही दिन, हालांकि किराया आगे के महीने का भी दिया हुआ था, लेकिन पैट्रिक ब्रैडी ने वो कॉटेज खाली कर दिया और वो कॉटेज छोड़कर चला गया। तो पुलिस ने पूछा कि कुछ कॉटेज में ऐसी खास चीज़ जो आपने नोटिस किया, तो उस लेडी ने बताया कि हाँ, इस कॉटेज में एक चीज़ मेरी मिसिंग है। वो एक
लोहे का ट्रंक था और वो ट्रंक इस कॉटेज में नहीं है, वो ट्रंक बड़ा सा था। अब पुलिस के पास ये जानकारी थी कि ये ट्रंक है, तो क्या किया जाए। इसके बाद फिर पुलिस ने अब आगे की कार्रवाई करने के लिए पैट्रिक ब्रेडी से ही पूछताछ करने का फैसला किया, क्योंकि जो भी अब आगे जाना था वो वहीं हो सकता था। लेकिन पैट्रिक ब्रेडी लगातार मुकरता रहा, उसने कहा इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं। अब पैट्रिक ब्रेडी से स्मिथ के कनेक्शन जुड़ गए और स्मिथ के जुड़ रहे हैं होम्स से, जो कि सिडनी का एक बड़ा इज्जतदार बिजनेसमैन है, करोड़पति है, लेकिन उसके बारे में ये भी पता है कि वो ड्रग्स का भी धंधा करता है और उसमें पैट्रिक ब्रेडी भी और जेम्स स्मिथ भी शामिल है, काम करते हैं। तो पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं इसमें होम्स का भी रोल है। इसके बाद पुलिस होम्स के घर पहुंचती है पूछताछ करने के लिए, लेकिन ये बात होम्स को पता चल जाती है। होम्स घर से बाहर निकलता है, अपनी एक बोट पकड़ता है, बोट से वो समंदर में उतरता है और अपने आप को गोली मार लेता है। लेकिन इत्तेफाक से गोली उसके सर की हड्डी को छू कर निकल गई और उसके बाद वो बच गया। कुछ लोगों ने जब ये मंजर देखा गोली चलने की, उन्होंने पुलिस को किया, जो पुलिस थी वहाँ पे वो पहुँची, करीब कुछ किलोमीटर पीछा किया और फिर होम्स को घेरा चारों तरफ से और उसको पकड़ के ले गए। लेकिन वो इंजर्ड हो गया था, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। एडमिट कराने के बाद जब वो ठीक ठाक हो गया तो फिर पुलिस ने उससे पूछताछ की और उसने कहा कि ये बताओ कि जेम्स स्मिथ के कत्ल में तुम्हारा क्या राज है और बाकी की बॉडी कहाँ है। तब होम्स ने कहा कि ठीक है मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं। उसने कहा कि एक दिन पैट्रिक ब्रेडी मेरे घर आया और घर आने के बाद उसने कहा कि तुमने जेम्स स्मिथ के बारे में सुना होगा, जेम्स स्मिथ गायब है, उसका हाथ मिला है, पर बोला उसका तुमने दूसरा हाथ नहीं देखा। उसके बाद होम्स ने बताया कि पैट्रिक ब्रेडी अपने साथ एक हाथ लेकर आया था, वो दाहिना हाथ था, और उसने उसके टेबल पर रख दिया होम्स के और बोला ये है स्मिथ का दूसरा हाथ। मैंने सारे लाश, जो बाकी जो लाश थी, बॉडी के पार्ट, वो सारे वो एक ट्रंक में डालकर समंदर में फेंक दिया। लेकिन ये लाश, ये एक हाथ सिर्फ इसलिए रखा हूँ ताकि तुमको यकीन दिला सकूँ कि मैंने उसका कत्ल किया है और तुम्हारा भी कर सकता हूँ अगर तुमने मुझे जो भी उसकी डिमांड थी पैसे की, वो पैसे नहीं दिए, क्योंकि तुम वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था। फिर उसने बताया कि मुझे मालूम है कि स्मिथ तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था, यानी होम्स को, कुछ फर्जी कागजात और इंश्योरेंस के पेपर को लेकर। लेकिन उसको मैंने ठिकाने लगा दिया क्योंकि वो मुझे भी ब्लैकमेल करने लगा था। लेकिन अब तुमने अगर मुझे पैसे नहीं दिए तो फिर तुम्हारा भी यही हश्र होगा। ये कहकर पैट्रिक ब्रेडी वो हाथ होम्स के घर के टेबल पर ही रखकर वहाँ से चला गया। इसके बाद बताया होम्स ने पुलिस से कि मैं घबरा गया, मैंने उस हाथ को उठाया, गाड़ी से फिर समंदर में गया, बोट से जाकर उस हाथ को समंदर में मैंने फेंक दिया और उसके बाद वापस चला आया। तब इस कहानी के हिसाब से फिर जो आगे की कहानी है वो ये, जो फिर टाइगर की भी, शार्क की जो हुआ था कि किसी शार्क ने ये हाथ खाया जो होम्स ने फेंका, और उस शार्क को जिसने हाथ खाया था एक टाइगर शार्क ने उस दूसरी शार्क को खा लिया, और इस तरीके से टाइगर शार्क के अंदर पेट में यह हाथ पहुंचता है। खैर, अब यहां पे सारी कहानी सुना दी होम्स ने और कहा कि पैट्रिक ने यह माना है कि उसी ने कत्ल किया है, उसी ने ट्रंक में लाश को समंदर में फेंका और एक हाथ वो मेरे पास लेकर आया, वो हाथ मैंने समंदर में फेंक दिया। इसके बाद पुलिस कहती है ठीक है, आप ये सारी चीजें अगले दिन कोर्ट में कहेंगे। 2 दिन के बाद कोर्ट में पेशी थी और ये सारी बात शाम की थी। उसके बाद अगला दिन था और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में होम्स को कोर्ट में जाना था। लेकिन अगले दिन शाम को सिडनी में ही एक सुनसान जगह पे एक कार के अंदर होम्स की लाश मिलती है। उसकी बॉडी पे बुलेट के 3 मार थे, इंजरी थे, उसको 3 गोली मारी गई थी। जब जांच की गई तो पता चला कि 3 गोली मारी गई है। पुलिस का यह कहना था कि होम्स ने सुसाइड करने की मतलब पहले भी कोशिश की थी और ये भी सुसाइड है। लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जब जांच की तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है। लेकिन पुलिस आखिर तक ये कहती रही कि ये एक सुसाइड है। उसकी वजह ये थी कि होम्स एक अच्छे रईस घराने से था, अच्छे फैमिली से था, लेकिन उसके जो क्राइम की दुनिया थी वो जो करता था और इस मर्डर में जिस तरीके से उसका नाम आ रहा था, और दूसरा वो एक फर्जी इंश्योरेंस के, और जैसे बोट बहुत सारे आग लग जाती है या किसी का डूब जाता, इस तरीके के फर्जी इंश्योरेंस के बहुत सारे उसने बिल बनाए थे और उससे बहुत सारे उसने पैसे कमाए थे। तो एक ये भी था कि उसने अपना भी इंश्योरेंस करवा रखा था। तो अगर वो सुसाइड होता तो फिर एक तो फैमिली की बदनामी होती, दूसरा जो इंश्योरेंस के पैसे थे वो उसको नहीं मिलता।
तो कहा जाता है कि होम्स ने खुद अपनी मौत के लिए अपनी सुपारी दी और शूटर को बुलाया और कहा कि तुम मुझे गोली मारो और एक से ज़्यादा गोली मारना, क्योंकि एक गोली में हो सकता है ये साबित हो जाए कि मैंने सुसाइड किया है। 3 गोली एक सुसाइड करने वाला आदमी खुद को नहीं मार सकता है। और यही चीज़ें फैक्ट पाई गई जिसके कहा गया कि होम्स का मर्डर था, सुसाइड नहीं था। लेकिन पुलिस इस नतीजे पर थी कि होम्स ने अपने ही मौत की सुपारी दी और खुद को गोली मारी शार्प शूटर से, ताकि उसके इंश्योरेंस के क्लेम के पैसे उसके फैमिली को मिले, और वो इंश्योरेंस बहुत बड़ी रकम थी। अब होम्स जो इस पूरे मामले में एक अहम गवाह था, जिसकी अगले दिन सुबह करीब 12 घंटे के बाद गवाही होनी थी पैट्रिक ब्रैडी के खिलाफ, वो मारा गया। अब इस केस में कोई गवाह नहीं बचा, सिर्फ एक अक्यूज बचा, वो था पैट्रिक ब्रैडी। और पैट्रिक ब्रैडी लगातार इनकार कर रहा था कि मेरा इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस के लिए अब यह था कि पुलिस के ऊपर उंगली भी उठी कि जब आपके पास इतना इंपॉर्टेंट विटनेस था होम्स, और जब उसने आपके सामने कह दिया, तो अगले दिन जब कोर्ट में उसको 2 दिन बाद पेश होना, तो आपको पुलिस प्रोटेक्शन देना चाहिए था। सिडनी पुलिस अपनी इस कमी को उसने माना, लेकिन उसकी कोर्ट के सामने गवाही से पहले ही उसकी मौत हो गई। लेकिन उसी दिन जिस दिन इसकी गवाही होनी थी, कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है, सारी चीज़ें रखी जाती हैं। पैट्रिक ब्रैडी को जेम्स स्मिथ के कातिल के तौर पे सामने रखा जाता है। शार्क ने कैसे हाथ उगला, वोमिट करके, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। किस तरीके से होम्स ने पुलिस के सामने एक्सेप्ट किया था कि पैट्रिक ब्रैडी ने ही ये कत्ल किया है। घर से एक टैंकर गायब था, ट्रंक, और उसने सारी कहानी सुनाई, लेकिन जिसने सुनाई थी वो मारा जा चुका है। तो पैट्रिक जो ब्रैडी के वकील थे, वो अदालत में ये बहस करते हैं कि सिर्फ एक हाथ के बलबूते पर, कि एक शार्क ने एक हाथ उगला, वो हाथ एक जेम्स स्मिथ का था, उसके सिर्फ बलबूते पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि जेम्स स्मिथ मर चुका है। क्या पता वो एक हाथ के बिना भी जिंदा हो, इसके पीछे भी कोई साजिश हो, कोई और दूसरी चीज़ हो, वो कहीं छुप गया हो, कहीं चला गया हो। यह हो सकता है कि जेम्स स्मिथ के कत्ल की सुपारी किसी और ने दी हो, क्योंकि तब तक एक बात और पता चली कि एक इंश्योरेंस के मामले में एक बैंक का बड़ा अफसर वो पकड़ा गया था। उसकी धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, और वो इसलिए पकड़ा गया क्योंकि जेम्स स्मिथ ने उसके बारे में मुखबिरी की थी। और फिर यह बात सामने आई कि जेम्स स्मिथ पुलिस के लिए एक मुखबिर के तौर पे भी काम करता था। तो बात यह भी आई कि जिस बैंक अफसर को पकड़ा गया था और उसकी नौकरी चली गई, उसे गिरफ्तार किया गया, शायद उसी ने सुपारी दी जेम्स स्मिथ को मारने की, लेकिन वो साबित नहीं हो पाया। तो दलील ये दी गई अदालत में कि एक हाथ के बलबूते पे बाकी लाश मिली नहीं। हालांकि इस दौरान में सिडनी पुलिस की, नेवी की टीम, एयरफोर्स की टीम, गोताखोर, इन्होंने समंदर में उस पूरे इलाके के कई किलोमीटर को छान मारा। न वो ट्रंक मिला, न जेम्स स्मिथ की लाश का बाकी कोई हिस्सा मिला। सिर्फ एक हाथ जो शार्क ने उगला, बस वही मिला। तो अदालत में वकीलों की दलील यही थी कि एक हाथ के मिलने से किसी के कत्ल की बात नहीं की जा सकती, एक हाथ के बिना भी हो सकता है जिंदा हो। तो जब तक लाश न मिल जाए पूरी, पैट्रिक ब्रैडी को जेम्स स्मिथ का कातिल नहीं कहा जा सकता। अदालत ने इस दलील को माना और कहा कि है, ऐसा मुमकिन है कि एक हाथ के बिना भी वो जिंदा हो, अगर उसका हो सकता है एक हाथ ही काटा गया। और इस बिना पर शक का लाभ देते हुए अदालत ने पैट्रिक ब्रैडी को छोड़ दिया। हालांकि उसकी रिहाई के कुछ दिन बाद ही फर्जीवाड़ा और इंश्योरेंस के दूसरे केस में फिर उसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस कत्ल को लेकर फिर पैट्रिक ब्रैडी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला। सिडनी पुलिस लगातार जांच करती रही। 1935 से 1965 आ गया, 30 साल गुजर गए। 30 साल के बाद करीब 76 साल की उम्र में पैट्रिक ब्रैडी 1965 में इसकी मौत हो गई। मरने से पहले और इन 30 सालों में पैट्रिक ब्रैडी यही कहता रहा कि जेम्स स्मिथ का कत्ल उसने नहीं किया, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। होम्स ने जो पुलिस को कहानी सुनाई वो गलत थी, और होम्स की सुसाइड है या मर्डर, उसका भी कोई सिरा नहीं मिला, कोई क्लू नहीं मिला। और इस कहानी का अंजाम यह है कि 1935, आज हम 2020 में जा रहे हैं, करीब 75 साल हो गए, बल्कि 85 साल। 85 साल में आज भी शार्क ने एक हाथ उगला। उस हाथ के उगलने के बाद जिसकी मौत की कहानी सामने आई, जेम्स स्मिथ, उसका कत्ल किसने किया, ये एक राज है। पूरे सिडनी में इससे बड़ी मर्डर मिस्ट्री कोई दूसरी नहीं है। इसको लेके बहुत सारे रिसर्च हुए, इसको लेके बहुत सारी फिर किताबें भी लिखी गई। अलग अलग डिटेक्टिव ने इसको एक चैलेंज के तौर पे इस केस को लिया। लेकिन आज 85 साल हो गए, 1935 की ये कहानी आज भी एक अनसुलझी कहानी है।
आज भी जेम्स स्मिथ की मर्डर मिस्ट्री एक मिस्ट्री है, लेकिन इस मिस्ट्री को सबसे जो बड़ा चौंकाता है, जो मैंने शुरू में आपसे कहा कि कैसे एक शार्क तमाशबीनों के सामने अचानक उल्टी करता है और एक हाथ उगल देता है और वो हाथ एक कत्ल की पहेली बन जाता है, एक ऐसे कत्ल की पहेली जिसको आज तक कोई बूझ नहीं पाया। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।